हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और इस कड़ाके की ठंड में अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया और उनके शासन के तहत किस तरीके से एक्ट वगैरह भारत में आए थे। ठीक है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जो है इसमें 1853 के चार्टर एक्ट तक जो है इसमें आया था। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक इसमें अधिनियम आए थे और एक-एक अधिनियमों को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किया था। आज बारी है हमें क्राउन रूल पढ़ने की, यानी ताज का शासन, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक रहता है, जिसमें ब्रिटिश ताज का शासन भारत में उसे कहते हैं हम लोग। बच्चों, इस शासन को कैसे स्थापित किया गया और कंपनी के शासन को कैसे विस्थापित किया गया, इसको हम लोग समझेंगे। किस तरीके से कंपनी के शासन को हटाया गया? तो शुरू से ये रणनीति चल रही थी, क्योंकि हमने आपको बताया कि 1793 के चार्टर एक्ट में 20 वर्षों के लिए ट्रेड मोनोपोली दिया गया था, यानी कि व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। इसके बाद 1835 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर जो मोनोपोली बनी हुई थी, उसे भी खत्म कर दिया गया। यानी ट्रेड मोनोपोली वाज कंप्लीटली अबॉलिश्ड, कंप्लीटली पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और कंपनी अब एक पूर्ण रूप से केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करना शुरू कर दी। लेकिन धीरे-धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ये ताक में लगी थी कि कोई गलती हो और हम कंपनी को शासन से बाहर कर दें, सत्ता से बाहर कर दें भारत से। ये इस ताक में लगी हुई थी ब्रिटिश सत्ता और ये दिन जल्दी ही आ गया। एक गवर्नर आता है भारत में जिसका नाम था वेलेज़ली। उसने एक ट्रीटी शुरू की, सहायक संधि जिसे कहते हैं हम लोग, वेलेज़ली की सहायक संधि। और डलहौजी नामक जब गवर्नर जनरल आया भारत, तो उसने हड़प नीति चालू किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इसको। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में उसने ये पॉलिसी बनाई कि हमें भारत के राजे रजवाड़े और जो देसी रियासत हैं, उनको भारत में किसी तरीके से ब्रिटिश भारत में मिलाना है। जो अब ब्रिटिश कंट्रोल के बाहर थे, उन्हें ब्रिटिश भारत में मिलाना है। इसी माइंडसेट के साथ डलहौजी भारत आया था और उसने कई तरह के कानून लाए। जैसे उसने कहा कि पुत्रों को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, यानी गोद लिए हुए व्यक्ति को, गोद लिए हुए बच्चों को उनके माता-पिता के विरासत में जगह नहीं मिलेगी। और इसी के संदर्भ में रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र जो दत्तक पुत्र थे, उनको अधिकार न देने पर लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया था। इसी तरीके से कानपुर में नाना साहब को जो पेंशन दे रही थी सरकार, उसको भी बंद कर दिया डलहौजी ने। ठीक है? इस तरीके से आप देखेंगे अवध, जिसे धाय माँ कहते थे। धाय माँ मतलब जो लालन-पालन करती है बच्चों की। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए धाय माँ का काम किया अवध ने, हमेशा साथ दिया अवध ने उसका। लेकिन अंत में डलहौजी ने अवध को भी कुशासन के आधार पर, बैड गवर्नेंस के बेसिस पर उसे भी सत्ता को छीनकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वहां के नवाब थे वाजिद अली शाह। उनकी पत्नी, खैर आगे चल के उनकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। उन्होंने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 की जो क्रांति हुई थी। तो बेटा तमाम कारण, तमाम परिस्थितियां बनी उस समय 1857 की क्रांति की। चार्टर एक्ट 1853 में आया था। 4 साल बीता, तब तक 1857 की ये स्थिति बन चुकी थी देश में। कई कारण रहे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कई कारण रहे जो हिस्ट्री में आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन तात्कालिक कारण, एक सबसे महत्वपूर्ण जो तात्कालिक कारण था कि जो पुरानी राइफल थी,
जो पुलिस वाले जो राइफल लेके चलते थे, जो बंदूक लेकर चलते थे, उस पुरानी राइफल की जगह पर इनफील्ड राइफल को लाया गया। इनफील्ड राइफल में जो गोली लगती थी, उस गोली का जो कवर था, उसमें लिक्विड के रूप में गाय और सूअर की चर्बियों को डाला गया। बेटा, इस बात का भनक सभी रेजिमेंट्स में फैल गया और आपको पता है कि भारत में रहने वाले 2 सबसे बड़े धर्म, 2 सबसे बड़े समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, दोनों की भावनाएं आहत हुई। सूअर से मुस्लिमों की और गाय से हिंदुओं की भावनाएं आहत। और इन तमाम परिदृश्य के कारण सैनिकों ने विद्रोह छेड़ दिया, जिसमें मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत करी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि शुरुआत हुआ और अलग-अलग जगहों से अलग-अलग लोगों ने नेतृत्व किया। आरा से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, पटना से जो है पीर अली ने नेतृत्व किया, उधर क्या बोलते हैं कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया, कानपुर से नाना साहब ने किया। तात्या टोपे दोनों की मदद कर रहे थे, नाना साहब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। तो इस तरीके से विद्रोह बहुत अच्छे से फैला, लेकिन इन सब में आपसी कोऑर्डिनेशन और फ्यूचर के प्लान को न होने के कारण, फ्यूचर का कोई प्लान ही नहीं था इनके पास, और कुशल नेतृत्व और वेल प्लान्ड विद्रोह न होने के कारण ये विद्रोह असफल हो गया। अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। इसके बाद की कहानी हमको जाननी है, क्योंकि इससे पहले आप हिस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे। जब ये विद्रोह दबाया गया, तो ब्रिटिश सरकार ये समझ चुकी थी कि यदि ऐसी स्थिति थोड़ी-सी और ज़्यादा इन लोगों ने मेहनत किया होता, तो हो सकता था कि सत्ता से बाहर कर दिए होते ये लोग। और फिर जिस मौका का तलाश ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, वो समय, वो घड़ी आ गया और ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और पहला अधिनियम भारत भेजा। और वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1858, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। इस एक्ट में आप देखेंगे, आप देखिए तमाम एक्ट भारत में आए क्राउन रूल के थ्रू, जिसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहला है। उसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके बाद आप देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और फिर है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। सभी एक्ट्स के बारे में हम लोग एक-एक करके देखेंगे और इनकी विशेषताओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे हम आज इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो एक्ट ब्रिटिशर्स ने भेजा था, ब्रिटिश संसद ने भेजा था, वो कौन-सा था? तो भारत शासन अधिनियम 1858। क्यों आया था? क्योंकि कंपनी का शासन अब समाप्त कर देना था। भारत में कंपनी को बेदखल कर देना था और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी का शासन भारत में इस्टैब्लिश करना था। इस उद्देश्य से भारत में जो है 1858 का अधिनियम भारत में भेजा गया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने का मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद अन्य छोटे बहुत जिम्मेदारियां, जो कार्य जो है कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को करने थे भारत में, क्योंकि विद्रोह हुआ था, तो कहीं ना कहीं कंपनी कुछ ऐसी घोषणाएं करेगी जिससे भारतीयों के कलेजे को ठंडक पहुंचे, क्योंकि कुछ ना कुछ घोषणा तो करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो उस तरह का जो गुस्सा था लोगों के मन में। सबसे सुखद बात तो अंग्रेजों के लिए ये थी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें आम जन की भागीदारी नहीं हुई थी। आम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, अन्यथा सत्ता से हट जाते ये लोग। ठीक है? तो आप देखेंगे कि इसमें क्या-क्या प्रावधान थे, मुख्य प्रावधान क्या था? सबसे पहला कि भाई हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि आप कोई भी प्रशासनिक काम नहीं करेंगे। यदि आपको छोटे-मोटे कोई व्यापारिक काम करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे अन्य व्यापारी निजी लोग आ रहे हैं व्यापार करने, वैसे आप भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन शासन की शक्ति आपको नहीं होगी। दूसरा कहा गया कि जितने भी
क्षेत्रीय और राजस्व और सशस्त्र बलों की बात है, ये सभी जो है वो किसके अंडर कंट्रोल में आएँगे? तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर कंट्रोल में आएँगे। यानी सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आने लगी? सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने लगी। ठीक है? अगला हम देखेंगे, अगला प्रोविज़न क्या था हमारा? भारत का राज्य सचिव। बेटा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट हटाया नहीं गया, बल्कि कहा गया कि भाई उसके जब उसका एक अलग पदनाम दिया गया, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ये क्या है? भारत के राज्य सचिव, क्या कोई नया पद था? जी बिल्कुल, ये नया पद था। भारत का राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इस पद को बनाया गया। और यह जो अध्यक्ष होता, जो सचिव होता था, वो लंदन में रहता था। लंदन में रह के भारत की गतिविधियों पर नजर रखने वाला व्यक्ति। लेकिन एक बॉडी मैंने आपको बताया था पिट्स इंडिया एक्ट में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपने सुना होगा कि नियंत्रण परिषद नाम की एक बॉडी बनाई गई थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की बॉडीज थी। इन दोनों बॉडीज को खत्म कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी समाप्त हो गया और उसकी जगह पर कौन आया? भारत के राज्य सचिव। एक नया पद सृजित किया गया। आप देख सकते हैं कि एक नया पद बनाया गया, भारत का राज्य सचिव। आप देखेंगे कि यह कौन था? तो यहाँ पर साफ-साफ क्लियर हो रहा है कि यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट का एक मेंबर था। यानी डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, हिस्सा ले रही है। आप देखेंगे यह ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार था। जैसे संसदीय शासन प्रणाली में एक मंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, वैसे ही यहाँ पर ब्रिटिश संसद के प्रति राज्य सचिव जिम्मेदार होता था और भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण रखता था। इस तरीके का नया पद बनाया गया भारत में इस अधिनियम के माध्यम से। इसके बाद अगला क्या प्रावधान है? तो भारतीय परिषद। बेटा, एक काउंसिल बनाई गई, 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई, 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। सबसे बड़ी बात थी कि ये परिषद किस लिए था? तो ये भारतीय राज्य सचिव की सहायता के लिए था। किसके लिए था? कि ये इनका काम क्या होगा? तो जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, भारत के राज्य सचिव हैं, उनकी मदद करने के लिए बनाया गया। समस्या क्या थी? दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि धन की निकासी हो रही है बाहर भारत से, और जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के राज्य सचिव, भारत के जो कर्मचारी हैं कंपनी के और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उनको सैलरी दिया जा रहा है भारत से। भारत का राज्य सचिव रहता ब्रिटेन में है, ब्रिटेन का कैबिनेट मिनिस्टर है, सैलरी कहाँ से भेजा जा रहा है उसको? इंडिया के राजस्व से, भारत के राजस्व से दिया जा रहा है। परिषद की सैलरी भारत के राजस्व से दिया जा रहा है और ये परिषद लंदन में ही रहेगी। और किसके लिए सलाह देगी? तो यह सलाह देगी आपको, राज्य सचिव के लिए सलाह देगी। कितने सदस्य थी? तो 15 सदस्य थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसी बॉडी थी? एडवाइजरी बॉडी थी, सलाहकारी निकाय थी और यह सलाह दे सकता है, लेकिन सचिव को कंट्रोल नहीं कर सकता है। मैंने आपको बताया था, याद होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जब गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस समय एक काउंसिल बनाई गई थी और वो काउंसिल और गवर्नर जनरल के बीच में हमेशा विरोध होता था, हमेशा संघर्ष होता था और इस संघर्ष का रीजन था क्योंकि गवर्नर जनरल को वहां बाइंडेड कर दिया गया था कि वो बाध्य है अपनी परिषद की बातों को मानने के लिए। लेकिन यहाँ पर भारत का सचिव इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इनकी सलाह को अगर वो चाहे तो मान सकता है, अन्यथा मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अंतिम निर्णय किसका होगा? राज्य सचिव का। यदि कोई डिसीजन लिया जाता है काउंसिल से, वो सोचेगा, समझेगा और फाइनल डिसीजन देगा। फाइनल डिसीजन देने का अधिकार सेक्रेटरी के पास होगा, सचिव के पास होगा। अगला हम देखते हैं प्रोविजन क्या है। वायसराय, जैसा कि मैंने बताया, गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना गया। वायसराय का मतलब क्या है साथियों?
वायसराय का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, यानी कि क्राउन यानी ताज, महारानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में काम करेगा। वायसराय क्या होगा? तो यह गवर्नर जनरल का पद तो था ही, लेकिन अब इसे भारत में वायसराय कहा गया। किसे वायसराय कहा गया? जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसे अब वायसराय नामक पद दे दिया गया। यह किसके रूप में काम करता था? ब्रिटेन के क्राउन के प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता था। ठीक है? इसके बाद भारतीय प्रशासन के प्रमुख ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। यानी ही इज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्राउन, महारानी के द्वारा, ताज के द्वारा जो शासन करता था उसके द्वारा ये लोग अपॉइंटेड होते थे। ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला पॉइंट, सैन्य नियंत्रण। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। जब सैन्य विद्रोह भारत में हुआ, अब जैसे कहा जाता है ना गांव में कि दूध से यदि मुंह जल जाता है किसी का, तो वो छाछ भी क्या करता है? फूंक कर पीता है। तो अंग्रेजों का मुंह जल चुका था, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, इसलिए इन्होंने सैनिक रेशियो को बदलने का काम किया, जिसमें ब्रिटिश की संख्या बढ़ाने का काम इन्होंने किया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम न दिया जा सके। बड़े रैंक्स पे तो ऑलरेडी इन लोगों ने ब्रिटिश को ही रखा था। ठीक है? तो उच्च सैन्य रैंकों पर किसका प्रभुत्व था? यूरोपियों का प्रभुत्व मजबूत और किया गया। ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस को बड़े पदों पर रखा जाता था और सेना डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में कर दी गई। इंपॉर्टेंस देखते हैं, महत्व क्या है? तो महत्व यही था कि कंपनी के शासन का क्या हो गया? समापन हो गया, कंपनी का शासन खत्म हो चुका था और क्राउन का शासन शुरू हुआ। ठीक है? और संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ, यानी कि भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। और भारत के शासन के लिए अब तक जो कंपनी को हम लोग दोष देते थे, अब कंपनी की जगह पर कौन आ गया? अब कंपनी की जगह पर ब्रिटिश महारानी डायरेक्टली इसके लिए, शासन के लिए जिम्मेदार हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस था इस एक्ट का। इस एक्ट में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। आपको मैं कंक्लूड कर देता हूं। इस एक्ट में पहली बात ये याद रखनी है कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा, कंपनी का जब शासन समाप्त हुआ तो डायरेक्टली ब्रिटेन का, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि क्राउन का शासन एस्टेब्लिश हो गया। पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि इसके माध्यम से जो है गवर्नर जनरल का पद तो था ही, लेकिन उसे एक नया पद भी दिया गया, वायसराय, जिसका अर्थ होता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, यानी कि क्राउन का प्रतिनिधि। ठीक है? ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, भारत सचिव का पद बनाया गया, भारत के राज्य सचिव का पद बनाया गया, स्टेट सेक्रेटरी, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और रहता था लंदन में। ठीक है? तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज और, विलय विस्तार की नीति को त्याग दिया गया कि अब कोई विलय नहीं होगा, कोई विस्तार नहीं किया जाएगा, जिसकी जो सीमा है वो बनी रहेगी, यानी सबकी सीमाओं का सम्मान किया जाएगा। ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला एक्ट है हमारा 1861 का एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है? साथियों, इस एक्ट को लाने का क्या मतलब था? क्योंकि इस एक्ट को इसलिए लाया गया कि जो 1858 का जो अधिनियम था, उसमें लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन की भी बात नहीं की गई थी। मतलब उसमें रिप्रेजेंटेशन की बात ही नहीं की गई थी, यानी कि प्रतिनिधित्व की कोई बातचीत नहीं की गई थी। इसके साथ साथ भारतीयों को कोई स्थान प्राप्त नहीं था उस अधिनियम में। तो इन सभी उद्देश्यों से यहाँ पर थोड़ा सा प्रशासनिक सुधार करने का प्रयास किया गया, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया, इसीलिए ये लाया गया था। दूसरा था कि विधायी शक्तियों की बहाली, लेजिस्लेटिव पावर्स को जो है धीरे-धीरे डेवलप करने का प्रयास यहाँ से
किया गया। आगे देखेंगे आपकी बजट पर बहस करने का अधिकार, चर्चा पर चर्चा करने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार आगे के एक्ट्स में मिलेगा। ठीक है? लेकिन यहाँ तक अभी इसको थोड़ा-सा ट्राई किया गया। प्रशासनिक सुधार का भी प्रयास किया गया कि प्रशासन की एफिशिएंसी में बढ़ोतरी हो सके, क्षमता में वृद्धि हो सके। इसके बाद बेटा हम देखेंगे कि इस अधिनियम के सबसे ही इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या थे। सबसे पहला प्रोविजंस है कि एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे बड़ी बात है बेटा कि इसमें जो सेंट्रल, मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद होगा आपको, कि गवर्नर जनरल की काउंसिल को दो भागों में बांटा गया था 1853 के चार्टर एक्ट में। मैंने ये बताया था, 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि अब गवर्नर जनरल की काउंसिल दो भागों में होगी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक विधायी परिषद और दूसरा कार्यकारी परिषद, ये दो भाग में उस समय बट गया था। तो यहां पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को विधान हेतु विस्तारित किया गया, यानी लेजिस्लेशन के लिए इसको बढ़ाया गया। और इसमें कहा गया कि न्यूनतम कम से कम जो अदर मेंबर्स जुड़ेंगे, कम से कम 6 जुड़ेंगे, या मैक्सिमम कितने जुड़ सकते हैं, 12। यानी अधिक से अधिक 12 सदस्यों को हम लोग जोड़ सकते हैं, या 6 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 से कम सदस्यों को नहीं जोड़ेंगे हम लोग। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे, इलेक्टेड नहीं होंगे। यानी इलेक्शन जैसी बात नहीं की गई, ये नॉमिनेटेड होंगे, यानी अंग्रेज जिसको नॉमिनेट कर दे वही व्यक्ति यहां आकर मेंबर बन जाएगा। इलेक्टेड नहीं होंगे, निर्वाचित नहीं होंगे, ये नामित होंगे। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है बेटा हमारा कि भारतीयों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा होने जा रहा था जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहते थे, उसमें पहली बार 3 भारतीयों को शामिल किया गया। पहली बार ऐसा हो रहा था जब भारतीयों को शामिल किया जा रहा था। पहला पटियाला के महाराज, बनारस के राजा, और तीसरा सर दिनकर राव। कौन कौन? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को पहली बार भारतीय विधान परिषद में शामिल किया गया। यहां तक बातें क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। क्या ये इलेक्टेड थे? नहीं, ये इलेक्टेड नहीं थे। मैंने पहले ही बोला कि ये लोग नॉमिनेटेड होने वाले थे, नामित होते, इलेक्टेड नहीं होंगे। अब आप देखेंगे कि प्रांतीय विधान परिषदों की बहाली। बेटा अब तक मैंने कहा था जब पिछले एक्ट्स में कि प्रांतों के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है, प्रांतों को अनदेखा किया जा रहा है। इस एक्ट में कहीं ना कहीं प्रांतों के लिए भी ध्यान में रखते हुए और पहली बार प्रांतों के लिए बंबई मद्रास और बंगाल में विधान परिषदें स्थापित की गई। यानी ये स्टेट के मामलों को डील करेगी, ये प्रोविंसेस के लिए, प्रोविंस उस समय हुआ करते थे, उसके लिए लेजिस्लेचर बनाने, मतलब लॉ बनाने का काम करेगी। और ये पहली बार हो रहा था। इसका मतलब है कि बेटा इस एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। क्या शुरू हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था शुरू हुई। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियों का बंटवारा। अब पूरे भारत के लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन ही बना रही थी, लेकिन अब प्रोविंसेस के लिए स्टेट का लेजिस्लेचर क्या करेगा? कानून बनाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी को कहते हैं, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला आप देखेंगे क्या हुआ, तो वायसराय की शक्तियां, बच्चों वायसराय को वीटो की शक्ति दी गई। वीटो का मतलब क्या होता है? किसी भी मुद्दे में, किसी भी प्रस्ताव को, प्रपोजल्स को
वह रोक सकता है इस शक्ति के माध्यम से। जैसे आपने कई बार आम भाषा में सुना होगा कि भारत के यूएन के स्थायी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता पर चाइना हमेशा वीटो लगा देता है। वीटो मतलब कि वह चाहे तो अकेले आप पर सैंक्शन लगा सकता है, आपको रोक सकता है। और वीटो की शक्ति किसको दी गई थी? वायसराय को, कि वो किसी भी बिल को, बिल मतलब विधेयक, जो कानून बनाने से पहले की प्रक्रिया होती है, उसे हम विधेयक या बिल कहते हैं। तो किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को वो रोक सकता है, यानी उसके पास वीटो पावर था वायसराय के पास। दूसरा, यदि इमरजेंसी सिचुएशन है, काउंसिल नहीं काम कर पा रही है और तत्काल में कानून की जरूरत है, बेटा ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर सकता है। आज भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है प्रेसिडेंट के पास, और ये शक्ति गवर्नर वायसराय को दी गई थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसकी वैलिडिटी कितनी थी? तो इस अध्यादेश की वैलिडिटी 6 मंथ दी गई थी, 6 महीना, 6 महीने तक ये चलेगा, उसके बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगला है पोर्टफोलियो सिस्टम। बेटा इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कैनिंग का नाम आपने सुना होगा। लॉर्ड कैनिंग वायसराय बने पहले, इंडिया के वो पहले प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग की एक इच्छा थी, बहुत पहले से इन्होंने, मतलब इस एक्ट से पहले से उन्होंने पोर्टफोलियो व्यवस्था की बात की। पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या होता है? तो पोर्टफोलियो का मतलब है कि किसी भी, मतलब क्षेत्र में डिपार्टमेंट्स का बंटवारा, विभागों को अलग अलग बांटना। आज जो आप स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कई तरह के डिपार्टमेंट्स देखते हैं, वो विभागों का बंटवारा इन्हीं कैनिंग साहब के द्वारा किया गया था। और कैनिंग के इस प्रस्ताव को इस एक्ट में मान लिया गया और भारत में विभागीय सिस्टम की शुरुआत हुई, यानी कि विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे लाया गया और इसको चलाया गया। और पता है, सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को एक एक डिपार्टमेंट्स दिया गया, बांटा गया कि आप उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें। अच्छा, जब एक चीज और बता दे, यदि एक एक छोटी छोटी जिम्मेदारियां, जैसे कोई घर में ही अगर कोई फंक्शन है, अगर उसमें हम लोग एक एक छोटा छोटा काम अगर घर के परिवार सदस्यों में बांट देते हैं, तो वो काम बहुत ही क्षमता से और बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। और सारा वर्कलोड एक आदमी लेकर चलेगा तो वो काम कभी अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ही क्लियर नहीं हो पाती कि कौन इसके लिए उत्तरदायी है। फ्लावर डेकोरेशन नहीं अच्छे से हुआ तो किसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उसको बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्यों नहीं फ्लावर डेकोरेशन अच्छे से हुआ है। क्योंकि बंटवारा हो चुका है काम का। काम का बंटवारा करने से यहाँ पर प्रशासनिक दक्षता बढ़ गई, अच्छे से काम होने लगा। और आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट हमारा कि महत्व क्या था इसका, सिग्निफिकेंट क्या था। सिग्निफिकेंट आप देखेंगे कि भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की दिशा में ये पहला कदम था। जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार ऐसा व्यवस्था शुरू हुआ जहां पर रिप्रेजेंटेशन शुरू किया गया, इंडिया के भी तीन लोगों को शामिल किया गया और पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को भी इसमें जगह मिला। कानून निर्माणों में भागीदारी किसकी बढ़ी? भारतीयों की, क्योंकि विधायी सदस्य बन गए कौन लोग? सर दिनकर राव, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके सुधारों की, पहली बार इसने सुधार करना शुरू किया। आगे के जो एक्ट्स आएंगे वो और ज्यादा सुधारों की बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या आलोचनाएं थी, क्या क्या सीमाएं थी? बेटा एक चीज ध्यान रखना, जितने भी एक्ट्स पढ़ेंगे उसमें कुछ सिग्निफिकेंट होगा, कुछ ना कुछ उसकी क्या होंगी, लिमिटेशंस होंगी, कुछ ना कुछ उसकी कमियां होंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला है नो इलेक्शन सिस्टम। निर्वाचन की कोई बात नहीं की गई, इलेक्शन की कोई बात नहीं की गई। जो मेंबर्स भी आने थे वो भी नॉमिनेटेड होने थे, इलेक्टेड नहीं होने थे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि वित्तीय मामलों में कोई अधिकार नहीं, कोई बात ही नहीं की गई। इसके बाद वायसराय की वीटो शक्ति अत्यधिक होना, वायसराय के पास बहुत ज्यादा वीटो शक्ति होना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से केंद्रीकृत को मतलब प्रदर्शित करता है कि किसी एक व्यक्ति को ज्यादा शक्तिशाली बना देना व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होता है। तो यहां तक हम लोगों ने चीजों को देखा। 1861 में क्या क्या चीज ध्यान रखना है ये भी मैं बता देता हूं आपको।
पहला कि इसके तहत पहली बार 3 भारतीयों को विधान परिषद में जगह मिला, सर दिनकर राव, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत करी। पोर्टफोलियो व्यवस्था मतलब जो विभागीय सिस्टम होता है, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स का जो बँटवारा होता है, उसकी शुरुआत की गई इस अधिनियम के माध्यम से। ठीक है? और इसके बाद आप देखेंगे कि यह जो अधिनियम था, इसने कहीं न कहीं डिसेंट्रलाइज़ेशन की शुरुआत करी, प्रांतों में भी विधान परिषदों की स्थापना की गई, बम्बई, मद्रास में भी विधान परिषद बनाए गए और उनको कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में लोकल स्तर पे कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके सिग्निफिकेंट को समझ सकते हैं और आज जो है, जो भी आपको डाउट्स वगैरह यदि टॉपिक में होगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और यदि कोई सुझाव होगा, तो भी आप दीजिएगा। और इस तरीके से आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।